तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ पढ़ने के बाद में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है? मोशनल ईएमएफ का मतलब है कि अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल के रॉड को मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड को अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से, मान लो v वेलोसिटी से, इस PQ रॉड को, ये PQ एक कंडक्टिंग मटेरियल का रॉड है, इसको अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस PQ कंडक्टर को अगर हम चलाएं तो इसके एंड्स के अक्रॉस EMF इंड्यूस हो जाता है, जिसको बोलते हैं मोशनल EMF। जैसे ही इस कंडक्टर की मोशन रोक दी जाएगी तो वो जो EMF इंड्यूस हुआ है वो EMF भी गायब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको मोशनल EMF बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को जब तक मोशन में रखेंगे तब तक इसके PQ एंड्स के क्रॉस EMF इंड्यूस होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों होगा और कितना EMF इंड्यूस होगा, वो हमें देखना है। ठीक है, तो PQ जो है वो एक कंडक्टिंग मटेरियल की रॉड है। तो कंडक्टिंग मटेरियल की क्या खास बात होती है कि कंडक्टिंग मटेरियल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये रॉड इधर चलेगी तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रॉड के साथ सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? वो एक चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? QVB sin थीटा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉरेंस फोर्स QVB sin थीटा। इतना फोर्स लगता है। इसमें Q उस पार्टिकल का चार्ज है, V उसकी स्पीड है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा इज द एंगल, बिटवीन व्हाट? पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस पर E चार्ज है, तो उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रॉड PQ रॉड के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस पर कितना फोर्स लगेगा? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहाँ E हो जाएगा EVB sin थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? वेलोसिटी वेक्टर, पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उनके बीच का एंगल। तो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर दिखाई दे रही है और मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे बनाया, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के प्लेन के नॉर्मली इनवर्ड। तो B और B के बीच में जो एंगल है वो हो जाएगा 90, यानी sin π/2। तो sin π/2 तो हो जाएगा 1, तो हम यहाँ पर इसकी जगह 1 कर देते हैं। तो इतना फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगा। बट ये सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अभी डायरेक्शन भी हमें देखना है कि किस तरफ इस फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इस फोर्स का डायरेक्शन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या पता चलता है? QV क्रॉस B, इससे निकलेगा डायरेक्शन V क्रॉस B। वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखेंगे और B जिस तरफ है उस तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड है, तो फिंगर्स को बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो थंब इस तरफ आ रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा जब चार्ज होगा Q। लेकिन जितने फार्मूला, जितने डेफिनेशन हैं सब पॉजिटिव चार्ज के लिए होते हैं। तो ये जो डायरेक्शन आई है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए आई है। बट हमारे पास यहाँ पर है एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा? जो पॉजिटिव के लिए फोर्स आ रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि V इधर है और B यानी मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ फिंगर्स को मोड़ा, इधर फोर्स आ रहा है। बट ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए है और हमारे पास है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव के लिए आया उसके अपोजिट हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ हो जाएगा, P से Q की तरफ। तो ये इस पर मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज E है और इसका मास m है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन पर जब इस एंड की तरफ फोर्स लगेगा
तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर के अंदर चलने के लिए फ्री है, तो यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस फोर्स की वजह से क्यू एंड पर आकर जमा होने लगेंगे। ठीक है, तो कंडक्टिंग रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो यहाँ आकर के जमा हो गए। तो उससे क्या होगा, इधर वाले एंड पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। पूरा कंडक्टर पहले न्यूट्रल था, ये मान लो कंडक्टर था, न्यूट्रल था, इसको जब ऐसे चलाया गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे तो इधर आके जमा हो गए, तो ये वाले एंड पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। तो डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने की वजह से क्या हुआ, पी एंड पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगा, क्यू एंड पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगा। तो पी और क्यू के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस को ही कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो हमारा कंडक्टिंग रॉड था ये एक बैटरी के जैसे दिखने लगा। जो एक बैटरी होती है जो हम लोग सेल यूज़ करते हैं घड़ियों में और दूसरे डिवाइसेस में, तो उसमें क्या होता है, एक एंड पर पॉजिटिव और एक एंड पर नेगेटिव हो जाता है। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से हम सर्किट में करंट लेते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही हुआ, इधर पॉजिटिव हो गया इधर नेगेटिव हो गया, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कब तक होगा, क्या सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आकर जमा हो जाएंगे उसके बाद ये प्रोसेस रुकेगा, या फिर कुछ और होगा? तो इसका जवाब ये है कि जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ वैसे ही P हायर पोटेंशियल पर है, Q लोअर पोटेंशियल पर है, तो इस रॉड के अंदर हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। ये सब हम हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। P से Q की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स एक्ट करता है। कितना, QE, इतना फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जब मोशन करता है तो इतना फोर्स एक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करे या ना करे बस वहाँ पर हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करने लगता है। कितना, QE। ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है पहले। तो इस केस में जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ Q की जगह E लिख देंगे। और डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो जनरल फार्मूला तो ये है F वेक्टर इक्वल टू QE वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। बट यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो चार्ज का साइन भी लिया जाता है, ये बात भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो माइनस आ रहा है वेक्टर के साथ माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड P से Q की तरफ है और ये जो फोर्स आया है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, Fe। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, पहले एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो रॉड के चलने की वजह से वो भी मैग्नेटिक फील्ड में चलने लगा क्योंकि उसके अंदर है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स लगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आकर जमा हो गए, तो इस एंड पे पॉजिटिव हो गया क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल हो गया। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगने लगा। ठीक है, तो अब देखो जो इलेक्ट्रॉन पहले आ चुके हैं वो तो आ गए, लेकिन अभी के इस इंस्टेंट पर क्या होगा, अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन पर दो फोर्स एक्ट करने लगे, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ, यानी अपोजिट फोर्सेस एक्ट करने लगे। अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है EVB ये हमेशा एक सा रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जहाँ ये रॉड को चलाया जा रहा है और रॉड के चलाने की जो स्पीड है वो सब कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो जितना था शुरू में बाद में भी उतना ही रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आता है P और Q के बीच में डेवलप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है,
इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर जमा हो जाने की वजह से। तो बिगिनिंग में क्या होगा, बिगिनिंग में जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम एक्यूमुलेट होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। जैसे जैसे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्ट्रेंथ भी जीरो से बढ़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी। तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है यानी Fe और Fm दोनों इक्वल हो जाएंगे। Fm तो ऑलरेडी इतना था शुरू से अंत तक, बट Fe ग्रेजुअली बढ़ रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं Fe कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एक इंस्टेंट आने के बाद में जब Fe और Fm बराबर हो जाएंगे, जब Fe की वैल्यू बढ़ते बढ़ते Fm के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, दोनों अपोजिट तो थे ही और इक्वल भी हो गए, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब इक्विलिब्रियम हो गया तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम होने की वजह से एट इक्विलिब्रियम Fe विल बी इक्वल टू Fm, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का बराबर हो गया। तो Fe था E इंटू ई और Fm था PVB, ठीक है। तो E तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से E आ जाएगा कितना, B इंटू बी, और E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन होता है, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, डेल्टा V बाई डेल्टा R, ठीक है, माइनस साइन भी होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, जिनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो P और Q के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस था V और P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, जितना इस कंडक्टर का लेंथ होगा। इस कंडक्टर का लेंथ है मान लो L, तो यहाँ क्या हो जाएगा V बाई L, और इधर B इंटू बी, ठीक है। तो इतना आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा VBL। और जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसी को इंडक्शन की वजह से आया है, मोशन की वजह से आया है, तो उसी को मोशनल ईएमएफ कह दिया जाएगा। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही हमारा हो जाएगा मोशनल ईएमएफ। उसको इस तरह का सिंबल ले सकते हैं ईएमएफ के लिए। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ये किसके लिए आ गया, ये आ गया मोशनल ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड, ठीक है। इतना मोशनल ईएमएफ आ गया। तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू पे अगर ध्यान दें तो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, और कितनी स्पीड से इस कंडक्टर को चलाया जा रहा है। इस कंडक्टर को जितनी ज़्यादा स्पीड से चलाया जाएगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस डेरिवेशन को एनसीईआरटी बुक में एक दूसरे तरीके से भी किया गया है, वो वाला तरीका भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि वो आगे लेंज लॉ का जो क्वांटिटेटिव डिस्कशन होगा यानी मैथमेटिकल डिस्कशन, उसमें वो तरीका काम आएगा, इसलिए हम उसे भी सीख लेते हैं। और उस पर बेस्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी है, वो भी एग्ज़ाम में आता है। तो बुक में जो तरीका बताया गया है मोशनल ईएमएफ को डिराइव करने का, वो क्या बताया है कि एक मेटेलिक फ्रेम लिया जाए, एक वायर से एक फ्रेम बनाया जाए, इस तरह का ये एक फ्रेम बनाया जाए, और इस फ्रेम के ऊपर एक कंडक्टिंग रॉड को रखा जाए। ये एक कंडक्टिंग रॉड है, इस फ्रेम के ऊपर रख दिया गया इसको, वही PQ जैसे वहाँ था वैसे ही यहाँ भी है, और ये मान लो R है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे एक रॉड है। और इस पूरे अरेंजमेंट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बोर्ड के प्लेन के नॉर्मली इनवर्ट, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसे रख दिया। और इस फ्रेम के ऊपर अब इस रॉड को अगर स्लाइड कराया जाए, इस डायरेक्शन में मान लो v स्पीड से स्लाइड कराया जाए, तो क्या होगा। तो ये जो इनिशियल पोजीशन थी, रॉड मान लो यहाँ पर था पहले, तो वो x इक्वल टू 0 पोजिशन पर था, और अभी मान लो x इक्वल टू x पोजिशन पर हम इसको ड्रैग करके यहाँ ले आए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है तुम्हें PQRS, इधर R लिख देते हैं तो बन जाएगा बोलने में आसान PQRS। तो ये जो PQRS एरिया है, ये वाला एरिया
जो फ्रेम और इस रॉड के बीच में आ रहा है। जब ये रॉड यहाँ पर था तो PQRS एरिया छोटा था, जब ये रॉड यहाँ आ गया तो PQRS एरिया बड़ा हो गया। यानी कि इस एरिया के अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो वो चेंज हो रहा है, और इसका रिलेशन फिर जुड़ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स से। ये मैग्नेटिक फ्लक्स था हमारा BA cos थीटा, इसमें थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये रहा, और एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये अगर हमारा एरिया है, ये एरिया है PQRS, तो इसके लिए अगर एरिया वेक्टर निकालोगे तो वो ऐसे आएगा या अगर ऐसे आएगा, इन दोनों में से कोई होगा। कौन सा होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके साथ में ही। फिलहाल ये मान लो कि अगर ये एरिया है तो एरिया के लिए एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया जाता है। तो या तो ऐसे आएगा बोर्ड के प्लेन में बाहर की तरफ, या बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ आएगा। इन्हीं दो में से एक सही होगा। कौन सा सही होगा ये अभी पता चल जाएगा। तो व्हाटएवर ऐसे आएगा तो हो जाएगा थीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 180, और अगर ऐसे लिया तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल हो जाएगा 0। तो दोनों ही केस में अगर cos थीटा का मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो -1 या +1 आएगा। मैग्नीट्यूड देखोगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी जो फ्लक्स होगा यहाँ वो B × A हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन अगर एरिया में चेंज किया जाए या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाए, किसी में भी चेंज किया जाए तो फ्लक्स में चेंज हो जाता है। और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तो EMF इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे रॉड को हम इधर से इधर ड्रैग करेंगे वैसे वैसे रॉड और फ्रेम के बीच में जो एरिया आ रहा है वो एरिया इंक्रीज होते जाएगा। तो एरिया बढ़ते रहने से यहाँ जो फ्लक्स है उसमें भी चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने से EMF इंड्यूस हो जाता है। यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज करके हम यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग पहले तो फ्लक्स लिख देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया PQRS, पासिंग थ्रू एरिया PQRS, ठीक है। कितना फ्लक्स पास हो रहा है अभी देखा था BA, मैग्नीट्यूड लिखा हमने फ्लक्स का, cos थीटा की वैल्यू +1 -1 कुछ भी होगी, क्या होगी वो हम बाद में इसी में डिस्कस करेंगे। इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो जब इस तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो ये एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स में चेंज क्या होगा, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ड्यू टू मोशन ऑफ द रॉड PQ रॉड की मोशन की वजह से कितना फ्लक्स में चेंज होगा। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हम लिखें यानी d∅dt निकालें तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। तो हो जाएगा B तो कांस्टेंट था, BA में तो B कॉमन आ गया डिफरेंशिएशन में, dA/dt हो गया। अब dA/dt की वैल्यू क्या लिखेंगे, d/dt, और एरिया की वैल्यू देखो क्या है। तो अगर रॉड की लेंथ है L और ये डिस्टेंस यहाँ दिखाई दे रहा है ये है x, तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, L × x। फिर L × x में L भी कांस्टेंट है। L कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि वो रॉड की लेंथ है। रॉड यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कहीं भी रहे, रॉड की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, बट ये x चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे x 0 था, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये x है, x क्या है, रॉड का यहाँ से SR साइड से डिस्टेंस। तो इसमें L कांस्टेंट है तो L भी कॉमन आ गया। इधर क्या बचा फिर, dx/dt। एंड व्हाट इज dx/dt, x क्या चीज़ था, x था ओरिजिन से पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को कहते हैं वेलोसिटी, तो आ जाएगा BLV, ठीक है। तो इतना हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वही इंड्यूस्ड EMF के बराबर होता है। तो अगर इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड लिखा जाए अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ तो वो इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर आ जाएगा। Therefore, according to Faraday's law, induced EMF क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं केवल,
तो हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन नहीं। तो कितना आ जाएगा, यही डी फाई बाई डी टी की वैल्यू थी, तो आ गया बी एल पी। तो अभी जो हमने निकाला था मोशनल ईएमएफ को ऐसे रॉड को खींचकर, तो उसमें भी इतना ही आया था। तो ये दूसरा तरीका है मोशनल ईएमएफ को डिराइव करने के लिए, इसमें भी सेम रिजल्ट हमें मिल गया। अब लेंज लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। लेंज लॉ क्या चीज़ था कि जब तक लेंज लॉ ये था कि जिस रीजन से, जिस कॉज से ईएमएफ इंड्यूस होता है उस कॉज को अपोज करता है। तो यहाँ पर कॉज क्या है, यहाँ पर कॉज है कि रॉड को इधर खींचा जा रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि रॉड को इस तरफ आने से रोका जाए, ठीक है, तभी लेंज लॉ यहाँ पर सेटिस्फाइड होगा। तो कैसे होगा जरा देखो। तो ये तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, बट किस तरफ ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी, किस तरफ पी एंड पॉजिटिव होगा या क्यू एंड पॉजिटिव होगा, वो अब हमें पहचानना है। तो देखो कैसे पहचानेंगे, और वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा। लेंज लॉ ही हमें डायरेक्शन बताता है कि ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी होगी, किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो इंड्यूस करंट फ्लो होगा, वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है। तो यहाँ पर देखो पी क्यू के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, लेकिन ये मेटेलिक वायर से कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। तो जब सर्किट कंप्लीट है तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमें लेंज लॉ से पता चल जाएगा। तो देखो कैसे पता चलेगा। लेंज लॉ क्या बोलता है कि अगर रॉड को इस तरफ खींचा जा रहा है तो रॉड को खींचने से हमें रोकना है, बिकॉज यही कॉज है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे, यहाँ जब करंट फ्लो होगा तो इस PQ कंडक्टर के अंदर से भी करंट फ्लो होगा, और PQ कंडक्टर फिर बन जाएगा ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर ILB साइन थीटा इतना फोर्स लगता है, ये PQ वायर पे फोर्स लगेगा। अगर ये फोर्स का डायरेक्शन, इस रॉड को खींचने में जो फोर्स लगाया जा रहा है वो इस तरफ है, राइट साइड में, अगर इस फोर्स का डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो क्या बताएगा कि ये फोर्स एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट होना चाहिए, यानी इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए ताकि वो उस कॉज को अपोज कर सके जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का डायरेक्शन हमें पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड। तो करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं कैसे, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आता है IL क्रॉस B, ठीक है। और क्या बताया था, जब IL वेक्टर B वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो IL वेक्टर इस लाइन पर होगा, P से Q होगा या Q से P किधर भी होगा, वो हमें निकालना है, बट होगा इसी लाइन पर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो हम यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, FBI वाला रूल, FBI। तो F हमें पता है, B किधर है वो पता है, I का डायरेक्शन पता करना है। तो देखो F किस तरफ है, इस तरफ, तो F ऐसे रख लिया, और फर्स्ट फिंगर क्या है B, तो B अंदर की तरफ था, तो इस तरह से आएगा। देखो F के डायरेक्शन में फोर्स, यानी कि थंब F के डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड, ऐसे हमने रख लिया। तो ये जो सेकंड फिंगर है ये किस तरफ आ रहा है, Q से P की तरफ आ रहा है, Q से P, यानी ये जो करंट होगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फ्लो हो रहा है वो Q से P की तरफ होना चाहिए, तभी लेंज लॉ फॉलो हो पाएगा, यानी ये डायरेक्शन होना चाहिए करंट का, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। क्लियर है। तो इस डायरेक्शन में करंट कब होगा, जब P पॉजिटिव हो और Q नेगेटिव हो। बैटरी के जैसे सोचो PQ को, ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है, और ऐसे वायर जोड़ दिया गया, तो P से करंट स्टार्ट होगा, P से S, S से R, और R से Q, और Q से P, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेंज लॉ की हेल्प से हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता कर लिया, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि PQ के अंदर
इधर प्लस है इधर माइनस है, तो माइनस से प्लस करंट क्यों जा रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये एक बैटरी के जैसे बिहेव करता है। बैटरी के अंदर करंट एक्सटर्नल सर्किट वाले करंट के अपोजिट जाता है। एक्सटर्नल सर्किट में जाता है करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, बट बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट जाता है। ये ऑलरेडी नोन है, फिर भी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमने करंट का डायरेक्शन भी पता कर लिया। अब वो जो बात कह रहे थे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे, तो वो भी निकाल सकते हैं। इस डिस्कशन में अब उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे, ये आएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ। तो जो फ्लक्स निकाल रहे थे बी ए कॉस थीटा, उसमें थीटा की वैल्यू 180 ले लेना, तो आ जाएगा माइनस बी ए। बट हमने जो भी कैलकुलेशन किया है वो मैग्नीट्यूड लेकर किया है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया मोशनल ईएमएफ। लेकिन इसमें और एक काम बाकी है, वो है लेंज लॉ का वेरिफिकेशन। लेंज लॉ को हम वेरीफाई करके देखेंगे कि लेंज लॉ जो बोलता है उसका जस्टिफिकेशन क्या है। जस्टिफिकेशन बोलेंगे, वो जस्टिफिकेशन क्या है कि कैसे हम इसको पता करें कि लेंज लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि लेंज लॉ अगर नहीं फॉलो होता तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी यहाँ पर फेल हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, वायलेट हो जाता, नॉट फेल, वायलेट हो जाता। तो देखो कैसे मैथमेटिकली हम ये प्रूव करेंगे कि यहाँ पर लेंज लॉ वैलिड है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, जिस कॉज से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उस कॉज को अपोज करना है। माइक फ़ोन में कनेक्ट ही नहीं था, इसीलिए आवाज़ कम आ रहा था, और फ़ैन की आवाज़ भी इसीलिए आ रही थी। तो आई होप अभी सही आ रहा होगा। इतनी देर से क्लास चल रहा है, इस बात पे ध्यान ही नहीं गया कि माइक कनेक्टेड नहीं था। आई थिंक अभी आवाज़ ठीक होगी। चलो, तो मैथमेटिकली हम ये प्रूव करेंगे कि लेंज लॉ और कंजर्वेशन एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो एक्सटर्नल एजेंट इस रॉड को इस तरफ ड्रैग कर रहा है, तो उसको ड्रैग करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ड्रैगिंग द रॉड, कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस फोर्स। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, F डॉट डी एक्स करते हैं, F डॉट डी एक्स। ठीक है, तो डी डब्ल्यू वर्क होगा। अगर हम पावर कैलकुलेट करें, मैकेनिकल पावर स्पेंट बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट ने कितनी मैकेनिकल पावर खर्च की, डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो कितना आ जाएगा F डॉट डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखेंगे, v, रॉड की वेलोसिटी। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी आ जाएगा एफ वी कॉस थीटा। तो एफ वी कॉस थीटा अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो एफ और वी का डायरेक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एंटी पैरेलल है तो -1, और अगर पैरेलल होता तो +1, बट यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, पावर लिख रहे हैं जो कि स्केलर होता है, तो यहाँ पर +1 -1 कुछ भी लिखो, यहाँ पर आ जाएगा एफ वी। ठीक है, इतना आ गया। और एफ की वैल्यू क्या होगी, कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो जितना फोर्स रॉड पे इस डायरेक्शन में लग रहा था IBL, ठीक है, तो उसी के अपोजिट जब हम खींचेंगे तो एटलीस्ट उतना फोर्स हमें लगाना ही पड़ेगा। तो यानी कि ये जो फोर्स है ये उतना ही होगा जितना इस रॉड में करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, यानी कि ILB इंटू V, ये हमारा पावर आ गया, IBVL इतना हो गया। और अगर करंट की वैल्यू लिखें, करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट क्या होता है, इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो है मान लो R, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंड्यूस्ड EMF बाय रेजिस्टेंस इंटू BVL
और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या थी, BVL, वो वैल्यू भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देयरफॉर P पावर स्पेंट बाय एक्सटर्नल एजेंट, उसको हम P एक्सटर्नल लिख देते हैं। तो कितना आ गया, E/R इंटू BVL, और E की वैल्यू भी लिख देंगे। E की वैल्यू क्या थी, इंड्यूस ईएमएफ BVL/R इंटू BVL। तो एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, कितनी पावर खर्च की, B²V²/L², B²V²L²/R, इतनी पावर खर्च की है एक्सटर्नल एजेंट ने इस रॉड को खींचने के लिए। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो कितना इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम होगा। ये तो वो पावर है जो खर्च किया गया है रॉड को मूव कराने के लिए। इलेक्ट्रिकल पावर कितना कंज्यूम हुआ यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, इलेक्ट्रिकल पावर कितना कंज्यूम हुआ, कैसे निकालते हैं, P इलेक्ट्रिकल लिख देते हैं। तो वो कितना होता है, I²R। I की वैल्यू EMF बाई रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, EMF कितना था, BVL। तो सारी वैल्यूज यहाँ लिख देते हैं। तो EMF बाई रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंटू R, तो क्या आ जाएगा, EMF की वैल्यू लिख देंगे B²V²L², इधर R² और इधर R की एक पावर को डिवाइड कर दिया। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट था वो आ गया, कितना आ गया, B²V²L²/R। तो अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ गई निकल कर, क्या कि यहाँ पर जितनी मैकेनिकल पावर खर्च हो रही थी बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पर उतनी ही इलेक्ट्रिकल पावर अपीयर हो रही है, इलेक्ट्रिकल पावर उतनी ही आ रही है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। जितनी एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट ने खर्च की उतनी ही एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्म में हमें मिल रही है। ये एक आइडियल केस है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, कुछ एनर्जी इधर उधर भी खर्च होगी। जैसे कि रॉड को वायर पे खींचेंगे तो यहाँ फ्रिक्शन होगा, उसमें भी एनर्जी खर्च होगी। यहाँ जब करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने से ये वायर गर्म भी होगा। बट वो आइडियल केस में अगर हम देखें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ पर क्लियरली फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये लेंज लॉ का मैथमेटिकल वेरिफिकेशन है। अगर कभी एग्ज़ाम में आए कि लेंज लॉ होता है, सही होता है कि नहीं होता है, प्रूव करके दिखाओ, तो इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसी कैलकुलेशन पर बेस्ड और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, उसको खुद से ट्राई करना, हम उसे नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। फिर भी उसमें रॉड को ऐसे सीधा नहीं चलाया जा रहा है, रॉड का एक एंड फिक्स कर दिया और फिर रॉड को रोटेट कराया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अपनी एक एंड के अबाउट उसको रोटेट करा रहे हैं, तो भी उसमें EMF इंड्यूस होता है। वो भी इमोशनल EMF ही है, बट मोशन रॉड का थोड़ा अलग टाइप का है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।